फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट विच वाज डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी का मतलब है एकता। तो एकता तो तभी होगी जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब चीज़ों को इकट्ठा किया कैसे जाता है वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी है उसका मोशन मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं कि उसका मोशन कैसा शो होगा। ये उसका मोशन है और ये वाली वेलोसिटी की एक्सेस है और ये वाली टाइम की एक्सेस है। ठीक है, किसी बॉडी ने मोशन किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 10 मीटर पर सेकेंड मैंने कहा ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये 5, ये 0। ठीक है, और ये टाइम की एक्सेस, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड्स और ये 30 सेकेंड्स, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉडी चली है 30 सेकेंड्स तक। वो बॉडी कितनी देर तक चली है? 30 सेकेंड्स तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है उस बॉडी ने, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 10 है और टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। तो टाइम यहां से यहां कवर किया है और स्पीड कितनी कवर की है? 10। तो ये जो एरिया मुझे मिलेगा इस ग्राफ का, ये जो एरिया मुझे मिलेगा, ये एरिया क्या शो करेगा? ये एरिया शो करेगा मुझे डिस्टेंस, कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो शो करेगा। अगर आप स्पीड इनटू वेलोसिटी करेंगे तो आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड कितनी है? 10 और टाइम कितना लगा? 30। तो 300 मीटर वो पर्सन चला है। ठीक है, लेकिन ये जो मोशन है, इतना तो समझ आ गया ना कि इन दोनों का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया आपको क्या शो करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या ये जो मोशन होता है रियल लाइफ में, क्या वो मोशन ऐसा होता है? ऐसा मोशन कभी भी नहीं होता। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने घर से स्टार्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। आप घर से चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती है, रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में स्पीड कम भी हो जाती है, आगे बढ़ भी जाती है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते जाते स्पीड 0 हो जाती है आपकी। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप मोशन को एज्यूम करें कि मोशन कैसा हो रहा है, तो वो पर्सन जो घर से निकला है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका मतलब उसने अपने कमरे से दौड़ लगानी शुरू कर दी है और गेट तक उसने 10 मीटर पर सेकेंड मेंटेन कर ली, और उसके बाद गेट से बाहर निकला तो कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और पूरे रास्ते 10 मीटर पर सेकेंड रहा है। और जब वो अपने स्कूल पहुंचा तो स्कूल के गेट पे जाके रुका नहीं, बल्कि सीधा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गेट के अंदर घुस गया। तो ये क्या था? ये मोशन जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में कैसा मोशन एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। देखिए, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ये अगेन वेलोसिटी की एक्सिस, ये टाइम की एक्सिस, या इसको स्पीड की एक्सिस बोल दें। तो रियल लाइफ में जो मोशन एग्जिस्ट करता है वो मोशन होता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होता है वो मोशन। देखिए, आप घर से निकले, धीरे धीरे आपने स्पीड बढ़ाई, धीरे धीरे आपको रास्ता खाली मिलता गया, आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती गई या आपकी पैदल स्पीड बढ़ती गई, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पे पहुंचने के बाद वो स्पीड मैक्सिमम हो गई, उसके बाद ये स्पीड वापस से कम होनी शुरू हो गई क्योंकि आपको भीड़ भाड़ वाला एरिया मिल गया। तो यहां पे स्पीड वापस से कम हो गई, फिर आपने बढ़ानी शुरू कर दी, आपको खाली रास्ता मिला, फिर आपने देखा कि और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, वहां पे जाम लगा हुआ है, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई और स्कूल पहुंचते पहुंचते या जहां भी आपको पहुंचना था वहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी या स्पीड 0 हो गई।
क्या समझ में आ गई आपको बात? ये एक्चुअल मोशन होता है, इस तरह का रियल लाइफ मोशन है जो हमें देखने को मिलता है। अब इस तरह के मोशन में आपसे कहा जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ग्राफ में जो कर्व बनता है उसका जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। सॉरी, किसी भी ग्राफ में नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व बनता है उसका जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन यहां आप एरिया निकालोगे कैसे? तो देखिए यहां एरिया निकालने का क्या तरीका है वो देख लीजिए। उससे पहले एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए ये फॉर एग्जांपल आपके पास सरफेस है, इस सरफेस का एरिया होगा ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें से छोटा सा पार्ट ले लूं, छोटा सा पार्ट, तो मैं उसका छोटा सा एरिया होगा, उसको मैं छोटे से पार्ट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डेल्टा ए से। लेकिन मैं यहां से एक इतना छोटा सा पार्ट ले लूं, इतना छोटा सा पार्ट जिसके और कुछ टुकड़े हो ही ना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा छोटा हो, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी ए से। मींस डी से जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है वो बहुत स्मॉल एरिया है, डेल्टा ए छोटा एरिया है और ए कंप्लीट एरिया है। अब ये इसका तात्पर्य क्या है वो समझिए। देखिए अगर आपको यहां पे एरिया निकालना है तो क्या करते हैं हम, यहां पे हम बहुत ही पतली पतली यहां पे एक स्ट्रिप हमने ले ली, ये स्ट्रिप हमने ले ली, ठीक है। अब ये स्ट्रिप का मतलब है इस पर्सन ने जो यहां से यहां तक मोशन किया है उसमें जो टाइम लिया है वो टाइम बहुत ज्यादा छोटा है। उस छोटे टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dt से, ठीक है। और इस टाइम के दौरान इतना छोटा टाइम लिया क्यों गया है? इतना छोटा टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि इस टाइम के दौरान जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। पूरे मोशन में तो चेंज हुई है वेलोसिटी, लेकिन ये छोटी जो स्ट्रिप है इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ऐसा कंसीडर किया है। तो इस वाले टाइम पे जो वेलोसिटी आपको मिल गई वो क्या मिल गई? v1, ठीक है। उसके बाद आपने एक और स्ट्रिप ले ली, यहां पे एक और स्ट्रिप आपने ले ली, उतनी ही पतली, टाइम अगेन क्या लगा? dt, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? v2, ठीक है। उसके बाद एक और आपने स्ट्रिप ले ली, ठीक है, इसमें वेलोसिटी क्या थी? v3। इस तरह से बहुत सारी वेलोसिटी स्ट्रिप्स हमने बना ली। अब इन स्ट्रिप्स को बनाने का मतलब क्या है, इनका तात्पर्य क्या है वो समझिए। देखिए अगर आपको ये जो आपने dt टाइम लिया है स्ट्रिप ये v1 है, तो अगर आपको इस टाइम के लिए अपना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू वेलोसिटी। तो स्पीड कितनी हो गई? v1, और डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई क्या? v1, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा dt। क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा इसको x1 नाम दे दिया, दूसरा x2, उसमें वेलोसिटी कितनी है? v2, टाइम कितना लगा? dt। तीसरा ले लिया x3, वेलोसिटी v3, टाइम कितना लगा? dt। और ऐसे ही आपने बहुत सारी स्ट्रिप्स यहां से यहां तक बना दी, बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दी, यहां पहले भी बना दी, मतलब पूरे ग्राफ में बना दी आपने स्ट्रिप्स। हर स्ट्रिप के लिए टाइम कितना लिया? dt, और हर स्ट्रिप के लिए वेलोसिटी कितनी ली? आपने v1, v2, v3 इस तरह से वेलोसिटी लेते गए। टाइम इंटरवल सेम है dt, वेलोसिटी का जो है वेलोसिटी चेंज है। तो यहां से यहां तक ये जो पोजीशन ये xn आ गया, वेलोसिटी n इंटू dt। क्या आपको समझ में आ गई बात? चलिए अब क्या हुआ कि ये तो आपके पास छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा सा, अगर इन सबको मैं यहां से यहां तक ऐड कर दूं तो यहां पे देखिए टाइम क्या है? 0। यहां जाते जाते टाइम क्या हो गया? t। इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू द
समीशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है, एन तक चेंज हुई है वेलोसिटी, एन तक, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है यहां पे टाइम की वैल्यू। अब समीशन तो आपने ले लिया, समीशन किस चीज का कर रहे हैं, टाइम का समीशन कर रहे हैं। टाइम का समीशन आप कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यू आपने कहां से कहां तक ली, 0 से टाइम स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया, टी तक, टी तक ये टाइम गया है। अब वैल्यू हम पुट करते जाएंगे टाइम की, और हम वेलोसिटी की वैल्यू, हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की वैल्यू निकालते जाएंगे। इस तरह से समीशन कर दिया तो समझ में आया। एक स्ट्रिप का आपने ले लिया एरिया और सबको ऐड कर दिया, सारी स्ट्रिप्स का एरिया आ गया, तो आपके पास एरिया आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो वेलोसिटी, यहां जो आपने एडिशन किया है, ये एडिशन कुछ स्ट्रिप्स के लिए तो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो गई यहां से यहां तक 100, 200, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा का मतलब हो गई मिलियंस ऑफ स्ट्रिप्स हो गई, तो आप उनको कैसे ऐड करेंगे। वहां जाके समीशन का ये वाला तरीका फेल हो जाता है, फिर वहां समीशन का एक नया तरीका आता है, उस तरीके को हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, एज इट इज लगेंगी, वो यहां एन भले ही मत रखिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज लगेंगी, लेकिन क्या होगा, समीशन मतलब ऐड करने का तरीका बदल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसको इकट्ठा कर रहे हैं, सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां x विल बी इक्वल टू, समीशन की बजाय एक नया साइन आ जाएगा, वो साइन विल बी दिस, ये होगा वो साइन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। एक सांप बना देना होता है आपको, ठीक है। अंदर वैल्यूज आपने लिख दी क्या, v इंटू डी टी। अच्छा, लिमिट आपने रखी है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट रखते हैं हम। लिमिट मतलब कहां से स्टार्ट हुआ मोशन और कहां तक गया है, तो लिमिट यहां पे भी रखेंगे। कहां से शुरू करेंगे, आप यहां से शुरू करेंगे। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन में, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट वो होती है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। तो ये मोशन यहां पे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, t इजिकल टू 0 सेकेंड्स पे, ठीक है। अभी तो t इजिकल टू 0 लिखा है, बाद में t इजिकल सीधे 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मोशन लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। चलिए, और ये मोशन कहां से कहां तक जाता है, ये यहां तक जाता है, ये है अपर लिमिट। और मोशन कहां तक हुआ है, मोशन हुआ है t सेकेंड्स तक, तो t इजिकल टू क्या आ गया, t, ठीक है। इसलिए, और इसको सीधे आप लिखिए 0 सेकेंड, और यहां पे क्या है, t, क्योंकि यहां पे t इजिकल टू लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है लिमिट किसकी आएगी, टाइम की ही आएगी। तो सीधे 0 से क्या लिखा आपने, t। क्या समझ में आ गई बात। तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा जाता है। अभी तक हमने ये समझा है कि लिखा ऐसे जाता है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है। तो करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स थे, वैसे इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स हैं। तो देखते हैं, ये आप नोट कर लेंगे, देखते हैं आप आगे। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल, अगर आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट मतलब पाई हो सकता है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर हो सकता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो इंटीग्रेशन आप dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मैंने कहा 1 एक कांस्टेंट हो गया, और उसके साथ, या आप कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, मैं 1 ही लिख लेता हूं। इसको आपने dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। बस यहां ध्यान रखना, जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएट करते टाइम आप डिवाइड करते थे, इंटीग्रेट करते टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आप 1 को dx के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो साइन लगाना पड़ेगा, साइन लगा दिया आपने,
ठीक है, लिमिट नहीं रखी है, कोई लिमिट नहीं रखी है। ऐसा होता है, कई बार लिमिट रखी जाती है, कई बार लिमिट नहीं रखी जाती है। नहीं रखी जाती है तब क्या होता है, और रखी जाती है तब क्या होता है, वो देखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन आपका किसका कर रहे हैं, डीएक्स का। डीएक्स का मतलब क्या है, आपने जैसे यहां पे इंटीग्रेशन किया था dt का, तो dt का मतलब क्या है, आपने जितनी भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स थी जिनका टाइम इंटरवल dt था, उन dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt सबको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ऐड कर दिया। कहां तक, t तक। तो इसका मतलब dt प्लस dt प्लस dt क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। क्या समझ में आ गई बात। तो सारे dt's को ऐड करके क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। वैसे ही सारे dx को ऐड करके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 into x विच इज x। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए आगे, क्योंकि यहां लिमिट नहीं लगाई थी, तो अब x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट भी वैल्यू हो सकती है। तो जब इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाई जाती, तो उस कंडीशन में, इफ नो लिमिट, तो उस कंडीशन में जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं इंटीग्रेशन का, तो उसके बाद एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो ये हो जाएगा x प्लस सी। इफ नो लिमिट देन एड कांस्टेंट c। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपके पास कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर यहां पे कोई लिमिट होती x की तो यहां कांस्टेंट नहीं लगता। फिर क्या समझ में आ गई बात। चलिए सेकंड, ये तो फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल, अब मान लीजिए आप x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या मजेदार चीज होगी। dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जितने भी dx के एलिमेंट्स हैं सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx कहां तक, x तक। सब कितने हो गए, x हो गए मिला के, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो x ये है और ऑलरेडी x यहां पे था, तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर। और इंटीग्रेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जितना वैल्यू पावर में होती है उतनी ही वैल्यू डिवीजन में होती है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और क्योंकि यहां लिमिट नहीं थी तो यहां कांस्टेंट लग जाएगा c। क्या बात समझ में आ गई आपको। चलिए थर्ड, अब देखिए, अब मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उस फॉर्मूले से इसका आंसर आया है। ये तो मैंने आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता दिया, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या है कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n का आप इंटीग्रेशन करते हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे ये dx क्या है, dx को आपने ऐड किया तो dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx क्या बन गया, x। तो यहां पे x की पावर n है, n, और ये बन गया x। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, और जितना पावर में है उतना कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और क्योंकि लिमिट नहीं थी तो ये c लग गया। तो देखिए इसके बेसिस पे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे x की पावर क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो मतलब n इज इक्वल टू क्या था, 1 था। आपने फॉर्मूला लगाया तो x की पावर n प्लस 1 होना चाहिए था, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और n प्लस 1 2 यहां पे हो गया, और उतना ही n प्लस 1 मीन्स 2 कहां हो गया, यहां हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत वर्सेटाइल है, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई इसमें। चलिए अब एक चीज देख लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आपको मैं 4 चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो वो जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो शुरुआत क्या है कि अगर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपसे पूछा गया है क्या कि उसका एरिया बताए,
कि उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आपको? सेकंड, अगर आपके पास है कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटी ग्राफ। तो अगर आपके पास एटी ग्राफ है और आपको उसका एरिया निकालना है, एटी ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया, तो एटी ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपके पास है ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है और ग्राफ कुछ ऐसा बना, तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ जाएगा। तो मैंने a इंटू टी कर दिया, और a इंटू टी क्या होता है, तो देखिए जरा, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टी। मतलब कि जब मैं एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो क्या आ गया, वेलोसिटी। याद रखना है इनको, क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड मैं पिछले वाले टॉपिक से बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है और उसमें से पूछ लिया कि उसका स्लोप क्या शो करेगा, तो देखिए स्लोप क्या होता है कि ये है आपका पोजीशन जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप मतलब कि ये जो कर्व होता है इसको हम स्लोप बोलते हैं, ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए स्लोप हमेशा निकाला जाता है किससे, स्लोप हमेशा निकाला जाता है टेन थीटा से। तो थीटा यहां बना, यहां पे आप लगा दीजिए टेन थीटा, यहां पे आपने सामने लाइन ड्रॉ कर दी एक परपेंडिकुलर, तो जितनी ये वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आपने टेन थीटा अगर लगाया है तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एक्स अपॉन क्या हो गया टी। तो यहां पे देखिए टेन थीटा जब आपने लगाया तो आपके पास आ गया क्या, पोजीशन अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या शो करता है, वेलोसिटी को। क्या समझ में आ गई बात? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करेगा, वेलोसिटी को। चलिए फोर्थ, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें, ये सब तो सही बता, ये भी गलत बता देते हैं, ये सही बता देते हैं, इनमें गलती करते हैं। आगे, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उस कंडीशन में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहां पोजीशन की बजाय क्या आ जाता, वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी हो जाता। ठीक है, तो टेन थीटा से ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड, फटाफट मैं एक दो करूंगा और चार पांच दे दूंगा आपको, सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें फाइंड पोजीशन फाइंड करनी है, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू है क्या, टी 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, और आपको निकालना है क्या, पोजीशन। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो ये x इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और टाइम क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसका इंटीग्रेशन होगा, dt का, x विल बी इक्वल टू v इंटू dt, इसको कर दो आप इंटीग्रेट। चलिए इंटीग्रेट करना है आपको, तो अब देखिए सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू रखिए, वेलोसिटी कितनी हो गई, 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। चलिए बताता हूं अब मैं, अब जैसे डिफरेंशिएशन में आपने अलग अलग डिफरेंशिएशन किया था,
वैसे ही इंटीग्रेशन में भी आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखिए इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt, t हो जाएगा। t का अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये 3t स्क्वायर पहले से था, t का मल्टीप्लाई किया तो ये 3t क्यूब हो जाएगा। और जितना पावर में होता है उतना कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में। प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2t पहले था, t से मल्टीप्लाई किया तो 2t स्क्वायर, और जितना पावर में उतना डिनोमिनेटर में, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस, और क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई है, लिमिट नहीं दी है, तो यहां क्या लगा देंगे हम, कांस्टेंट। क्या समझ में आ गई आपको बात। सेकंड, आपको वेलोसिटी दी हुई है 4t 4√t, ठीक है, प्लस 1/t स्क्वायर, नहीं 1/t स्क्वायर नहीं, चलो 1/t स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स, 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब एक तो हो गया बिना लिमिट का, एक हो गया लिमिट वाला। अब देखो लिमिट वाला कैसे करेंगे, समझिए आप। x इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन, v की वैल्यू क्या रखी है आपने, 4√t प्लस 1/t स्क्वायर dt। अब टाइम की लिमिट, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टाइम की लिमिट कहाँ है, 0 से 2 सेकेंड्स है, तो 0 लिख दिया यहां और यहां लिख दिया आपने 2, सेकेंड्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2 सीधे लिख दिया। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन करने से पहले कैसे लिख सकते हैं, ये t 4 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस ये t की पावर 2 है, मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये t की पावर -2 हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया dt। अब देखिए क्या होगा, यहाँ फॉर्मूले से ही समझ लीजिए इसको, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो आपके पास t की 4 इंटू टी की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, और सिमिलरली जितना पावर में है उतना डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3/2, और इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3, मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 3/2, ठीक है, प्लस टी की पावर -2 है ये, ठीक है, तो -2 प्लस 1 क्या बचेगा, टी की पावर -1, और -2 प्लस 1 क्या बचेगा -1। इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर -1, और इसको मैं नीचे ले आऊं तो 1/t। अब देखिए जब भी लिमिट होती है आपके इंटीग्रेशन में, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं उसे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब लिमिट रख देंगे आप 0 से 2, अभी लिमिट पुट नहीं की है आपने, ऐसे ही लिखी हुई है इसको, अब लिमिट आप पुट करेंगे। देखिए आपने टाइम को इंटीग्रेट किया था, टाइम की लिमिट थी, तो सबसे पहले आप रखिए क्या, अपर लिमिट, अपर लिमिट यहां रख दीजिए, तो आपके पास 8 टी की पावर, टी मतलब 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 हो गया, माइनस 1/2, ये हो गई आपकी अपर लिमिट, ठीक है। फिर रखी जाती है क्या, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0, तो 8 इंटू 0/3, 0 की पावर 3/2, लिखें चाहे मत लिखें कोई बात नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, और 1/0, तो ये वैल्यू तो कंप्लीट 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि लिमिट लगेगी तो कैसे सॉल्व होंगे, लिमिट के बिना कैसे सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चंस आप लीजिए, देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, ठीक है। फाइंड पोजीशन बिटवीन 1 to
3 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन लिमिट वाले हैं ये। v इज इक्वल टू टी की रूट टी प्लस 1/√t। फाइंड पोजीशन, पोजीशन निकालनी है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी। घबराना नहीं, अभी तक वेलोसिटी से पोजीशन निकलवाई थी, अब एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी निकलवाई है। तो देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt हो जाता है, मतलब v अपॉन t होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और स्मॉल वेलोसिटी के लिए जो dv अपॉन dt हो जाएगा। मैं इस dt को उधर ले गया तो dt इज इक्वल टू dt a इंटू dt इज इक्वल टू क्या हो गया? v। मतलब आप एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। तो इसको देख के घबराना नहीं, कोई ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 3/2। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स। 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेलोसिटी इज इक्वल टू चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। ठीक है, फाइंड, ये वेलोसिटी कर देता हूं, फाइंड पोजीशन। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। परेशान नहीं होना, कोई आपको अगर डाउट हो तो पूछ लेना।